एनर्जेटिक्स। बेटे ये एनर्जेटिक्स जो है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। एनर्जेटिक्स हम किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एनर्जी का अपनी एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील होना, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जेटिक्स। अब बेटे बायो एनर्जेटिक्स, बायो का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो इट मीन्स अब साथ क्या होगा? द एनर्जी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिंदा जानदारों के अंदर एनर्जी का एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील होने को पढ़ना जो है दैट इज़ कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। इसमें बेटे हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ एनर्जी रिलेशनशिप्स भी देखेंगे कि एनर्जी का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है। अब बेटे ये जो हमारी बॉडी के अंदर हमने एक रिएक्शंस की सीरीज़ का नाम पढ़ा था कि हम उसको क्या नाम दे देते हैं? मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है? हमने खुराक के मॉलिक्यूल्स खाए, खुराक खाई। अब खुराक में जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड है वो केमिकल बॉन्ड्स में मौजूद है। केमिकल्स है ना, एक दूसरे के साथ मिलके बने हुए हैं एटम से, तो मतलब एनर्जी जो है वो केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड है। तो हम कहते हैं कि एनर्जी की ये सूरत जो है ये केमिकल एनर्जी है। और ये जो केमिकल एनर्जी है दैट इज़ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये किसकी किस्म है बेटे? पोटेंशियल एनर्जी की। अब ये जो केमिकल एनर्जी है, जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हुआ, मतलब उन चीज़ों की तोड़ फोड़ हुई, तो अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये बनाती है हमारे पास एटीपी के मॉलिक्यूल्स, ये बनाती है हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और ये बनाती है हमारे पास हीट। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लो कि ये जो केमिकल एनर्जी है ये तब्दील होती है काइनेटिक एनर्जी में। ये जो हीट है, हीट क्या है बेटे? ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी की सूरत में। अब वो कैसे? खुराक बेटे जो हमने खाई वो मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल हुई, उसमें मौजूद केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं, बड़े मॉलिक्यूल थे उनसे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब उनकी रेस्पिरेशन के ज़रिए एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। जो आपके छोटे मॉलिक्यूल्स बने इनमें भी एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई। और तीसरी किस्म जो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हीट की सूरत में हमारे जिस्म से खारिज हो गई। अब ये वाली जो एटीपी है, अब हमने कहा था कि हमारी ग्रोथ, हमारी रिप्रोडक्शन, हमारी मूवमेंट्स, हमारी डेवलपमेंट्स और हमारी सेंसेशंस, these are all due to ATP molecules।
इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं दीज आर ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो एटीपी में एनर्जी स्टोर हुई है अल्टीमेटली इसमें भी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होना है, और इसको हम अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में होने वाले बहुत सारे अवामल में इस्तेमाल कर लेते हैं। नए मॉलिक्यूल्स का बनना, उसमें भी एटीपी इस्तेमाल होगी। जो आपके ये वाले प्रोसेसेस हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेंसेशन है, इसमें भी आपकी एटीपी जो है वो इस्तेमाल होगी। मतलब बेटे यहां से क्या हुआ कि एटीपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की स्टोरेज के लिए और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब ये एटीपी मॉलिक्यूल्स आते कहां से? जिस तरह हमने कहा था केमिस्ट्री में कि देयर आर रिडॉक्स रिएक्शंस, इसी तरह बेटे ये जितना भी मेटाबॉलिज्म है इट कंसिस्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी किन पर मुश्तमिल है? रिडॉक्स रिएक्शन क्या थे बेटे? या तो ऑक्सीडेशन होती है और उसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन होती है। अब हम जरा उन्हीं को रिकॉल करें। ऑक्सीडेशन हमने किसको कहा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। hydrogen, that is called oxidation, removal of electrons, that is called oxidation, reduction बेटे इसके रिवर्स, removal of oxygen, that is called addition of hydrogen, that is called reduction, addition of electrons, that is called reduction। अब हमारे जिस्म में क्या होता है?
या किसी भी जिंदा जानदार के जिस्म में कैसे ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। बेटे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे टेंड टू रिमेन, टेंड का मतलब चाहना, टेंड टू रिमेन इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में रहना चाहते हैं। जब ये ऑक्सीजन के पास हैं इलेक्ट्रॉन तो तब ये एटम या इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन जब वो इन्हीं के पास रहेंगे ना ऑक्सीडेशन होगी ना रिडक्शन होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ड्रैग करके लेके जाया जाता है और एटम्स के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड इन अदर एटम्स लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ETC। अब इनके पास ये इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर नॉन स्टेबल, ये यहां पर स्टेबल नहीं है। दे टेंड टू मूव टूवर्ड ऑक्सीजन, ये किसकी तरफ जाना चाहते हैं, फिर ऑक्सीजन की तरफ जाना चाहते हैं। अब जब इनसे ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऑक्सीडेशन होगी, जब ऑक्सीजन में ये इलेक्ट्रॉन एडअप हो जाएंगे रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो हो रही है। अब इसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के नतीजा में आप कह लो कि एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, कि एनर्जी अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही। ठीक हो गया, मुश्किल तो नहीं बात। एक तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। दूसरा ये जो हमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब इस लिहाज से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। कैसे, कुछ मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन इज गिवन, हाइड्रोजन दी जाती है, तो वो मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हो रहे हैं बेटे, रिड्यूस हो रहे हैं। कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं उनमें से हाइड्रोजन निकाली जाती है, तो उनकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ये सारी बातें हम इन डिटेल आगे देखेंगे कि ये किन मॉलिक्यूल से हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, किन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, किन में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो आपको समझ आ गई, यहाँ से हाइड्रोजन मतलब हमारे बॉडी के अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, NADPH, NADPH2, FADPH, FADPH2। अब ये वाले जो हैं ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे हाइड्रोजन उतरती है, इनकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जिन मॉलिक्यूल के पास इनकी हाइड्रोजन जाती है उनको हम क्या कहेंगे, वो क्या हो गए, वो रिड्यूस हो गए, उनकी रिडक्शन होगी। तो इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं दे आर अवेलेबल एंड दे आर ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब बेटे जो यहाँ पर हमने बात शुरू की, हमने कहा कि ATP मॉलिक्यूल जो हैं बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन आवर बॉडी। हमने हरकत करनी है, ATP इस्तेमाल होंगे, हमारी ग्रोथ होनी है, ATP इस्तेमाल होंगे, हमने मूवमेंट्स, हमारी डेवलपमेंट, हमारी ये सेंसेशन हमारे इर्द गिर्द, उन सब में ATP जो है वो रोल प्ले कर रही है। अब ATP है क्या, ATP मॉलिक्यूल जो है बेसिकली इसको हम नाम देते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब ये कैसा मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है बेटे, इट कंसिस्ट ऑफ अ 5 कार्बन शुगर। ये किस पे मुश्तमिल होता है? 5 कार्बन शुगर, जिसको हम राइबोज का नाम देते हैं। अब इसके
इस कार्बन के साथ यहां पर एडिनिन अटैच होता है। एडिनिन की खास शेप है, मैं आपको सिर्फ सिंबलाइज कर रहा हूं कि यहां पे एडिनिन मौजूद होता है। इसके यहां 5वें कार्बन पर 3 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो लगे होते हैं। मतलब आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछ ले कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी वो कैसा है, वो किन पर मुश्तमिल है, तो आप कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ अ राइबोज शुगर। राइबोज शुगर से मुराद पेंटोज शुगर, पेंटामीन 5 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर, एक मॉलिक्यूल उसके साथ लगा हुआ है एडिनिन का, ये वाला। 3 मॉलिक्यूल जो हैं इसके साथ 3 जो हैं ग्रुप फॉस्फेट के जुड़े हुए हैं। मतलब ये 3 कंपोनेंट है इसके। मुश्किल बात तो नहीं। आपके एडिनिन जो है बेसिकली ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये क्या है बेटे, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अच्छा जी, पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर मतलब एडिनिन का मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ लगे हुए हैं। ये जो एडिनिन है ये क्या है, इट इज अ नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या होती है बेटे, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेसिस पता है कौन कौन सी होती हैं? एडिनिन होती है, गुआनिन होती है, साइटोसिन होती है, थायामीन होती है और यूरासिल भी हो सकती है। ठीक है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। अगर यहां पर एडिनिन की बजाय गुआनिन लगाओ तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर यहां पे साइटोसिन लगाओ, अगर यहां पे थायामीन लगाओ, थायोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा जी, अब बेटे अगर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ना लगे हों, इस अकेली का नाम तो क्या है, एडिनिन। अकेली का नाम इसका क्या है, और साथ शुगर अटैच हो, मतलब ये इतना ही अगर मॉलिक्यूल हो तो तब हम इसको कहेंगे एडिनोसिन। तब हम इसे क्या कहेंगे, एडिनोसिन, कि इसमें सिर्फ शुगर शामिल है और साथ इसके एडिनिन जो है नाइट्रोजिनस बेस लगी हुई है। और अगर इसके साथ यहां तक एक फॉस्फेट ग्रुप लगाओ तो तब हम इसको नाम देंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन 1, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP। अगर 2 फॉस्फेट लगे हों यहां तक हो तो तब इसको हम क्या कहेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब इसके साथ 2 फॉस्फेट के ग्रुप लगे हुए, और अगर इसके साथ 3 लगे हुए हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो इसके साथ अटैच्ड हैं। स्ट्रक्चर की समझ आ गई। नाइट्रोजिनस बेसिस चेंज कर देंगे, ये नाम चेंज हो जाएगा, बाकी ट्राइफॉस्फेट रहेगा, 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर हम फॉस्फेट की तादाद तब्दील कर देंगे तब भी नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, एक बात होगी। अब दूसरी बात, यहां पे हम अगर फॉस्फेट ग्रुप को जुड़ा हुआ दिखाना होता तो हम ऐसे भी दिखा सकते थे। रेदर हमने क्या किया है, हमने इस फॉस्फेट और इस फॉस्फेट के दरमियान इस साइन के साथ शो किया है कि इस तरह से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ये वाला फॉस्फेट अपने पहले फॉस्फेट के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब ये वाला जो साइन है इसको हम कहते हैं दिस इज अ टिल्ड। ये क्या है, टिल्ड है। टिल्ड क्या शो करता है,
आम सीधी लाइन शो करती है बॉन्ड को। किसको शो करती है? बॉन्ड को शो करती है कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, वो कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। खैर, ये जो टिल्ड होती है ये शो करती है इट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है बेटे? हाई एनर्जी बॉन्ड है। अब हाई एनर्जी बॉन्ड कैसे है? अगर हम 1 मोल एटीपी को तोड़ना चाहें एडीपी में, मतलब एक फॉस्फेट यहां से तोड़ना चाहें, तो जब ये बॉन्ड इससे टूटेगा तो तब बेटे एडीपी बनेगा और साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये एक फॉस्फेट लैदा हो गया ना, जब ये इससे लैदा हो जाएगा तब ये इनऑर्गेनिक हो जाएगा। जब तक इसके साथ जुड़ा हुआ है तब तक वो ऑर्गेनिक है। तो बेटे ये 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो खारिज करेगा 1 मोल एटीपी टूटने से। मतलब आप कह लो 7300 कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है वो खारिज होगी। और इसी तरह इसको बनने में, जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स करना चाहोगे तो तब आप इतनी एनर्जी दोगे तो एक बॉन्ड बनेगा फॉस्फेट का बाकी के साथ। इसी तरह अगर आप ये भी बॉन्ड तोड़ना चाहते हो, मतलब 2 फॉस्फेट अलहदा करना चाहते हो, एडीपी आपके पास था, डाइफॉस्फेट था ना, अब इसको आप तोड़ना चाह रहे हो तो ये जब एएमपी में तब्दील होगा, साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, फिर इतनी ही एनर्जी 1 मोल के टूटने से बनेगी। अब ये है वो काइनेटिक एनर्जी जिनको हम अपने इन सारे अफ़ाल को सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये एटीपी जो है ये हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को, मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। और ये सारी एनर्जी आ कहाँ से रही है? मेटाबॉलिज्म से। और उसके साथ हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जितनी भी एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? मेटाबॉलिज्म के ज़रिए। अच्छा बेटे, अब ये जो एडीपी है ये एटीपी तो बन गया, ये कहाँ से बना? ये हमने कहा मेटाबॉलिज्म के ज़रिए बना। अब ये एटीपी बेसिकली दे आर फॉर्म्ड इन द प्रोसेस नाउन एज रेस्पिरेशन। किस प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं? रेस्पिरेशन के ज़रिए। अब उसमें बनना कैसे है? ये एएमपी या ये एडीपी ये इस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और एटीपी बन के बाहर निकलते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा जो मेन बायो एनर्जेटिक्स का आपका रिएक्शन है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो सोर्स रिएक्शन है जो कि एनर्जी को जिंदा जानदारों में शामिल कर रहा है। ये डिटेल्स इंशाल्लाह हम परसों देखेंगे, रेस्पिरेशन उसके बाद देखेंगे।